हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो वो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सहमति। नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, ठीक है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? ये पंक्तियाँ किस कविता से संबंधित हैं? अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, रोटी और संसद या फिर मोचीराम। तो ये पंक्तियाँ नक्सलबाड़ी नामक कविता से संबंधित है। ये पंक्तियाँ नक्सलबाड़ी नामक कविता से संबंधित हैं, जो कि धूमिल द्वारा रचित है, ठीक है। नक्सलबाड़ी किनके द्वारा रचित कविता है? तो धूमिल के द्वारा रचित कविता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत किस कवि की कविता है? तो किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह किले में औरत नामक कविता रघुवीर सहाय की काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है। हंसो हंसो जल्दी हंसो नामक काव्य संग्रह में संकलित है, ठीक है। इसके अलावा रघुवीर सहाय के कुछ अन्य कविताएं भी हैं, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। इसके अलावा कुछ चिट्ठियाँ, ठीक है। और कहे तो एक समय था, एक समय था, ठीक है। ये कुछ अन्य कविताएं हैं किनके द्वारा रचित? तो रघुवीर सहाय के द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। इनमें से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के कौन प्रतिनिधि कवि नहीं है? निम्न में से मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देव या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो विजय देव नारायण शाही ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में नहीं आते हैं, बल्कि यह हिंदी साहित्य की नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक माने जाते हैं। विजय देव नारायण शाही नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक माने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि में मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी एवं बालकृष्ण शर्मा नवीन के अलावा दिनकर है, यानी दिनकर। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान तथा श्याम नारायण पांडे, ठीक है। श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रहे।
अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। किनके द्वारा इसका संपादन किया गया था? नई कविता पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो जगदीश गुप्त के द्वारा। ठीक है, नई कविता पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को भी इसमें संयोजित किया गया है। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को भी संयोजित किया गया है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को भी इसमें संयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी को उनकी किस काव्य संग्रह के लिए सन 2018 को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? ठीक है, लीलाधर जगुड़ी को उनके किस काव्य संग्रह के लिए सन 2018 को व्यास सम्मान दिया गया था? तो जितने लोग उतने प्रेम। लीलाधर जगुड़ी को उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, या फिर कहें तो साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार को सन 1991 ईस्वी में, व्यास सम्मान को सन 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, व्यास सम्मान को सन 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यास सम्मान किनको प्रदान किया गया था? प्रथम व्यास सम्मान किनको प्रदान किया गया था? तो प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को प्रदान किया गया था सन 1991 ईस्वी में। सन 1991 ईस्वी में व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान प्रदान किया गया। उनकी किस रचना के लिए? तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार, रामविलास शर्मा की रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, इस रचना के लिए रामविलास शर्मा जी को प्रथम व्यास सम्मान प्रदान किया गया था सन 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट जी का है? इनमें से कौन सी एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट जी का है? तो लवण धोंदो नामक एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, लवण धोंदो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, जैसे भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, ये तीनों रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। ठीक है, ये तीनों रचनाएं जगदीश चंद्र
जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है यह। और लवण धोंदो किनका एकांकी संग्रह है? तो बद्रीनाथ भट्ट जी का। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, यह संवाद किसका है? कौन सा संवाद? तो रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह संवाद किसका है कि रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो यह संवाद है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के पात्र भट्टार्क का है। ठीक है, यह संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में जो भट्टार्क पात्र है उसका कथन है यह। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी? तो यह चेतावनी दी अनंत देवी ने। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी ने दी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी थी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त, ठीक है, मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी थी। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? निम्न में से आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की थी। ठीक है, हिंदी में पश्चिमी नाट्य विधान को सर्वप्रथम ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की थी। ठीक है, बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की थी। अगला प्रश्न लिखते हैं। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन रहे? रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन रहे? तो रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार रहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार रहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अन्य कुछ एकांकियों के नाम इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें। चारुमित्रा, विभूति, कौमुदी महोत्सव, ठीक है, कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, रजत रश्मि, इसके अलावा भी है जैसे दीपदान, बापू, इंद्रधनुष। ये कुछ एकांकियों के नाम हैं किनके द्वारा रचित? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? निम्न में से श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो कली कौतुक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह कली कौतुक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा मिश्र द्वारा रचित एक प्रहसन नाटक है। ठीक है, कैसा नाटक है? तो प्रहसन नाटक है यह एक, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित, और इसकी रचना सन 1886 ईस्वी में की गई थी। इसकी रचना 1886 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित है? तो पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है, यह सही है। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की रचना है। इसके अलावा एक कंठ विषपाई एक गीति नाट्य है जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। ठीक है, एक कंठ विषपाई एक गीति नाट्य है जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। अग्निलीक भी एक गीति नाट्य है। अग्निलीक भी एक गीति नाट्य है जिसके रचयिता रहे भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक नामक गीति नाट्य के रचयिता रहे भारत भूषण अग्रवाल। बादल की मृत्यु अभी बताया मैंने। बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। ठीक है, बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक एकांकी है। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन रहे? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन रहे? तो भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता रहे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी द्वारा रचित कुछ अन्य नाटकों के नाम इस प्रकार है: हानुष, माधवी, मुआवजा इत्यादि। ठीक है, ये कुछ अन्य नाटक रहे भीष्म साहनी द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखते हैं। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? निम्न में से निबद्ध या निबंध काव्य कौन सा नहीं है? तो विनय पत्रिका कोई निबंध काव्य नहीं है, बल्कि यह एक गीति काव्य है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित एक गीति काव्य है। ठीक है, इसमें 279 पद है। इसमें 279 पद है। विनय पत्रिका में 279 पद है तथा यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रधान रस है शांत रस। इस ग्रंथ का प्रधान रस है शांत रस। इसके अलावा यहाँ पर प्रलय की छाया प्रसाद का निबंध काव्य है। प्रलय की छाया प्रसाद का निबंध काव्य है तथा शिवाजी को पत्र और राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न लिखेंगे। साहित्य देवता किनके द्वारा रचित निबंध है? साहित्य देवता किनके द्वारा रचित निबंध है? तो साहित्य देवता
माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित निबंध है। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित एक निबंध है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? यह कथन महादेवी वर्मा द्वारा रचित युद्ध और नारी से उद्धृत है। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित युद्ध और नारी से उद्धृत है यह कथन। इसके अलावा उत्साह निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। उत्साह निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का यह निबंध है। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह का। अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती यह किसका कहानी संग्रह है? तो अनिल यादव का यह कहानी संग्रह है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्न में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। निम्न में से एक कहानी जो है वह प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो पत्नी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि यह जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी है। पत्नी जैनेन्द्र द्वारा रचित एक कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखते हैं, अगला प्रश्न, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। इसके अलावा अकहानी आंदोलन की शुरुआत सन 1960 ईस्वी के दशक में नई कहानी के विरोध में की गई थी। ठीक है, अकहानी आंदोलन की शुरुआत सन 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में की गई थी। नई कहानी के विरोध में की गई थी अकहानी आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्न में से उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी कौन सी नहीं है? तो पीली आंधी उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, पीली आंधी प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यासों के नाम है। प्रभा खेतान द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यासों के नाम है, जैसे तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। ये कुछ अन्य उपन्यास है प्रभा खेतान द्वारा रचित। तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। इसके अलावा यहाँ जो बाकी है, जैसे तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये सभी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? तो आज़ादी के बाद
हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम रहा नई कहानी। ठीक है, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम रहा नई कहानी, जिसके प्रवर्तक रहे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर। ठीक है, तो हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा रहा? तो नई कहानी का रहा, जिसके प्रवर्तक रहे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश एवं कमलेश्वर। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।